हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है जानेंगे हम आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यहाँ पे एक ही टाइम पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड और उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा कहा था हाइजेनबर्ग ने। क्लियर? लेकिन अकॉर्डिंग टू नील बोहर हम एक्यूरेट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? अकॉर्डिंग टू नील बोहर जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर समझा था एटम का, वो 2D स्ट्रक्चर था। बट अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, हाइजेनबर्ग की बात करें, तो उन्होंने पूरे एटम को किस वे में समझा था? एक 3D रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक एटम को समझा था। और अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग जो एक एटम है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है, लेकिन नील बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा नेचर शो करता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करता था, वेव नेचर शो नहीं करता था। इस वजह से ये वेरिएशंस यहाँ पे आ रहे हैं। क्लियर है? तो हो ये रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है शेल। अब इस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट? इस शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक, जो कि जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे फॉलो कर रहा है? इस तरीके से ये पाथ को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये है कि जैसे ही हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, राइट? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे जैसे ही लाइट आएगी ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो इस पाथ पे घूम रहा है, हो सकता है कि जैसी लाइट आए इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए और अब ये इस नए पाथ को फॉलो करने लग जाए। तो हर जगह से इसको लाइट मिल रही है, यानी कि हर बार ये डिविएट होगा। बट ये चीज़ हमें किसने नहीं बताई थी? नील बोहर ने नहीं बताई थी। नील बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे घूम रहा है और वहाँ से हम इसकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रह जाएगी? कहीं ना कहीं एरर रह जाएगी, ठीक है। वो अपने एक्सपेक्टेड पाथ पे नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट उस पर पड़ेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो न्यू पाथ को फॉलो करने लग जाएगी। क्लियर है? So, for a microscopic bodies, we have to use a very short kind of wave in order to make it visible. But if wavelength decrease, then energy increase. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो uncertainty principle है, basically it is applicable for microscopic bodies. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जिसका wavelength कम होता है उसकी energy बहुत ज़्यादा high होती है, ठीक? Now, इट स्टेट दैट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम एक ही टाइम पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एक्यूरेट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी या फिर मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हमने पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, और अगर हमने मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में यहाँ पे एरर आ जाएगा। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? Hence, if we obtain the value of velocity, we cannot predict the exact value of position and the vice versa. तो इसी से इन्होंने क्या दिया था? एक हमें फॉर्मूला दिया था जिसपे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एंड वो फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स, यानी कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी। डेल पी इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन पोजीशन इंटू चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है, और सॉरी एच अपॉन एम वी नहीं, एच अपॉन 4 पाई। व्हाट इज एच? एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, एक्स हमें पता ही चल गया है, चेंज इन पोजीशन, और डेल पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं डेल एक्स इज चेंज इन पोजीशन एंड डेल पी इज change in
यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम, ठीक है। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, फोर तो यहाँ पे कांस्टेंट है एंड पाई के वैल्यू ऑल लो, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से फॉर्मूला है। आप चाहो तो p को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी भी लिखते हैं, डेल m इनटू डेल v, ये h अपॉन 4 पाई, सो डेल x इनटू डेल v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल m। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं, मास में कोई चेंज नहीं है ना, तो यहाँ पे मास में चेंज मत करो, एक मिनट, यहाँ पे मास में चेंज मत करो, वेलोसिटी में चेंज है ना, डेल v इंटू एम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल x इंटू डेल v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द फिक्स पाथ, फिक्स वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सबसे पहली चीज कि हम एक एटम के अंदर फिक्स पाथ, फिक्स वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसका एक 3D स्ट्रक्चर अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम घूम के रोटेट करेगा, प्लस जैसे ही उसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, राइट। ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन एटम इज नॉट फिक्स बट हाईली डिस्टॉर्टेड और क्या है, इरेगुलर। फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी इट इज नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी इट इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी छोटी स्पीशीज के लिए, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है, हम जैसे जो मैक्रोस्कोपिक है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। सो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।